हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और आप सबका स्वागत है यूनिट 7 साइंस एंड टेक के इस लेक्चर में, जिसमें हम बेसिकली हर चीज डिस्कस करेंगे इन डिटेल। 40 घंटे के कोर्सेज होंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, स्लाइड्स मिलेंगी, क्रिएटिव वीडियोस मिलेंगे। देखिए, बहुत सारी जगह पर आपको समझने में वीडियोस की हेल्प से मदद मिलेगी, तो मैं उस चीज पे काम कर रहा हूं कि आपको वीडियोस और डायग्राम्स की हेल्प से समझाया जाए। तो बिना किसी टेंशन के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और मैं आपको बस ये चीजें बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है मेरी साइड से। मैं आपको जो जो चीजें बोलूंगा, अगर आप वो कवर अप कर रहे हैं, आपका साइंस एंड टेक का पूरा पार्ट कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है। इस मेरा नाम प्रखर है। मेरी ग्रेजुएशन जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर आईआईटी बॉम्बे और निटी मुंबई से पूरी हुई है। इसके अलावा मेरे पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, और मेरी जो स्पेशलिटी है वो करंट अफेयर से लिंक्ड करके पढ़ाना है। आप लोगों ने मेरे बाकी लेक्चर्स भी देखे होंगे, और साइंस एंड टेक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको साइंस का बैकग्राउंड, साइंस के बारे में पता होना जरूरी है, प्लस आपको लॉजिक बैठाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि क्या चीजें होती हैं, कैसे चीजें होती हैं। तो जस्ट अ सेकेंड में शुरू करता हूं। ठीक है, पहली चीज, इन लेक्चर्स में क्या क्या कवर होगा। अब आप लोगों के मन में बहुत डाउट्स होंगे कि सर ये कवर कराओगे, वो कवर कराओगे। देखो, सबसे पहली चीज बेसिक प्रिंसिपल्स, जो पहला टॉपिक है वो है बेसिक प्रिंसिपल्स। मैं भी आपका सिलेबस भी डिस्कस करूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल्स आपका चैप्टर है। अब बेसिक प्रिंसिपल्स में क्या होता है, ध्यान से समझना। बेसिक प्रिंसिपल में आपको बहुत हाई लेवल का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और ये सबने नोटिस भी कर लिया कि 10th क्लास तक की साइंस आती है, जो एक नॉर्मल इंसान जिसने 10th तक पढ़ा है उसको आनी चाहिए। 11th में कई लोग कॉमर्स वाले हैं, कई लोग आर्ट्स वाले हैं, कई लोग किसी और चीज के हैं। ठीक है, तो साइंस सबके बस की बात नहीं होती है 11th के बाद, तो और उनका सब्जेक्ट भी नहीं होता, तो क्यों ऐसे लोगों के साथ अन्याय हो। तो इसीलिए जो सिलेबस को कंसाइज किया गया, कम किया गया, वो इस नोट पे किया गया कि 10वीं तक की साइंस आएगी। बिल्कुल सही बात। तो हम 6th से लेके 10th तक की एनसीईआरटी पूरी कवर कराएंगे आपको। 10th तक की एनसीईआरटी पूरी कवर कराएंगे, नंबर 1। इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और ये कम से कम 200 प्लस क्वेश्चंस होंगे। तो आपकी पूरी एग्जामिनेशन प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन भी है, वो भी यहां से पूरी होगी। प्लस इसमें हम करंट अफेयर्स आपको 1 साल का कवर अप कराएंगे। तो जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से ये 3 चीजें अगर आपको 40 घंटे के लेक्चर्स में कवर अप हो रही है, मैं बता रहा हूं आपको, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा ये लेक्चर कवर करने के बाद, ये मेरा आश्वासन है। ठीक है, सिर्फ आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको शब्द नहीं मिलेंगे कि स्लाइड दे दी, जो स्लाइड पे लिखा है वो बोल बोल के पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्रिएटिव वीडियोस रहेंगे, उसके बाद आपको लॉजिक बताया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। भले ही आप साइंस बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, थोड़ा सा भरोसा रखिए, आपके साथ साइंस को लेके काफी अच्छी चीजें होने वाली है आने वाले समय में। मोटिवेशन रहेगा, नॉलेज रहेगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रहेगा, एक ओवरऑल कोर्स रहेगा। और इस कोर्स के बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा यूनिट 7 को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई बच्चों के डाउट होते हैं, सर हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा। देखिए, स्लाइड्स तो मैंने इंग्लिश में बनाई है, नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगी। साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश देखने की जरूरत नहीं है। हिंदी की स्लाइड्स भी हम बनवा देंगे आपके लिए, अगर आप बोलोगे तो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बेसिकली क्या चीज होती है वो आप याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट समझना है, लॉजिक समझना है, वो फील करना है आपको साइंस, तभी तो आप डिफरेंस होंगे। मैं बता रहा हूं, आप बहुत सारी कोचिंग से आपके दोस्त भी होंगे, एक चीज मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस कोई कोचिंग ढंग से नहीं कराती, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है इतना बड़ा साइंस गिनी चुनी 4 घंटे 5 घंटे की क्लास में खत्म करना, और आपको उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि साइंस कैसे पढ़ा जाता है। हम कुछ गिने चुने टॉपिक्स लेंगे। अब सर, आप ये पूछेंगे आप लोग कि सर आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ाओगे, उसका मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं। आपका जो मेंस का सिलेबस है ना, पेपर 3 का, ठीक है, उसको मैं पूरा कवर अप कराऊंगा। ठीक है, मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल वाला पार्ट है, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स, मोशन, ये सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। आपको नहीं लगता कि जब आप मेंस के लेवल पे प्रिपेयर करोगे बेसिक प्रिंसिपल, तो आपका साइंस का जो प्रीलिम्स वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा? बिल्कुल होगा भाई। ठीक है, सेकंड, स्टडी मटेरियल मिलेगा। सिलेक्टिव मटेरियल की क्या बात है, अब आप ये समझ लो।
अगर मैं आपको कंटेंट देना चाहूँ ना, मैं आपको 1000 पन्ने का साइंस एंड टेक पे कंटेंट दे सकता हूँ, बट क्या आप वो पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ भी लोगे तो क्या आप उसको एग्जामिनेशन के दिन याद रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। याद भी रख लिया तो वापस रिकॉल करना कि यार पढ़ा तो था, वो चीज आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमारा स्टडी मटेरियल कम से कम होगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम में बन जाए। लॉजिक समझ में आया? बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर्स है ये। मेरी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं आपकी विल पावर और मोटिवेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहूंगा। कोई भी दिक्कत होती है हम तक कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर पहुंचिए। कमेंट ना सही तो आप बेसिकली जो आपका चैट सेक्शन है एग्जाम ओरिजिनल ऐप में, आप उसके थ्रू हम तक पहुंच सकते हैं। को जो भी दिक्कतें हो आप जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो बेसिकली मैं चालू करूंगा उसके पहले एक सेकेंड में सिलेबस देख लेता हूं। सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं हम कि हम क्या कितना टाइम कहां देने वाले हैं, तो आपको भी काफी हेल्प मिलेगी उससे। जस्ट अ सेकेंड, बाकी आपके जो डाउट्स हो आप जरूर बताइएगा। देखिए, यूनिट 7, एक मिनट आपको देखने लगेगा ये अभी। देखिए, ये 2 पेजेस हैं। सबसे पहले क्या है, कैसा है, मेरा नाम क्या है, फीस क्या है, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या क्या कवर अप होगा ये सारी चीजें भी आप देख चुके हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर्स है। अब सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, यहां से यहां तक, ये जो पार्ट है आपका, ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस है। ठीक है, ये हम बहुत डिटेल में कवर अप करेंगे, क्योंकि एसिड, बेसिस, पीएच, स्मॉल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट, ये सब आपसे मिस हो जाते हैं। ये हम बेसिकली एनसीईआरटी से कवर कराएंगे आपका, और प्लस एनसीईआरटी के एमसीक्यूज भी देंगे आपको। इसके बाद सैटेलाइट पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च की है, पहली कौन सी थी, इस साल कौन कौन सी लॉन्च की है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, क्या होता है जीएसएलवी, पीएसएलवी, सारी चीजें हम जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए सब कुछ डिस्कस करेंगे। आईआरएनएसएस होता है कि इंडिया का जो नेविगेशनल सिस्टम है, करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें रही है, सब हम डिस्कस करेंगे। ये तीनों चीजें साथ में होगी स्पेस टेक्नोलॉजी को मिला के। न्यूट्रिशन में बेसिकली कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से विटामिन से क्या डेफिशिएंसी होती है, क्या विटामिन होते हैं, क्या आपकी अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन और फूड एंड न्यूट्रिएंट्स में, ये दोनों चैप्टर्स में। स्पेस इंस्टीट्यूशंस, इसरो, बार्क, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जितने भी आपके मेंस के सिलेबस में मेंशन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हम कवर अप करेंगे यहां पर। ठीक है, कोई दिक्कत, मेंस और प्री दोनों की तैयारी होगी, और ऐसी होगी कि आप यूजुअली देख के ही आंसर मार्क कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ह्यूमन बॉडी में बेसिकली हम ये कवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेसिप्रोकेटरी सिस्टम, आप कह सकते हैं स्केलेटन, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी मसल, सबसे छोटी मसल कौन सी होती है, किस बॉडी में क्या रहता है, फेशियल स्ट्रक्चर क्या रहता है, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ह्यूमन बॉडी से, वो हम कवर अप करेंगे। इसके लिए जो रेफरेंस लिया गया है वो लूसेंट को लिया गया है, प्लस एनसीईआरटी को लिया गया है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया गया है। तो आपका एक इन डिटेल कवरेज होगा, इन डिटेल कवरेज होगा। ठीक है, डिफेंस में ये हम डीआरडीओ कवर अप करेंगे, और बाकी जो बार्क हो गया, जैसे बार्क, इसरो, ये सारी चीजें हम कवर अप करेंगे इन डिटेल। ठीक है, इसके बाद लास्ट के जो है, इसमें हम पूरा करंट अफेयर्स कवर अप कराएंगे आपको, साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी रहा है। फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में कैसे डेवलप हुई, कब डेवलप हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, कौन कौन सी फैक्ट्री है, मेजर फैक्ट्रीज कहां पर है, सरकार की तरफ से क्या स्कीम्स आई है इनको प्रमोट करने के लिए, इस साल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड करंट अफेयर्स क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे। हेल्थ प्रोग्राम पॉलिसी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में क्या क्या, जीआईएस क्या होता है, फिर उसके बाद जो बेसिकली स्कीम्स आ रही है, मेजर स्कीम्स है सरकार की एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, वो क्या है, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स रहते हैं बेसिकली, आप कह सकते हैं जैसे आप ई गवर्नेंस का टॉपिक रहता है, ई गवर्नेंस और एग्रीकल्चर को मिला के हम पढ़ेंगे। यूनिट 7 का एक डिटेल्ड सिलेबस आपका कवर होगा यहाँ पे। जो भी डाउट हो मुझसे जरूर पूछिएगा।
मैं पूरा कराने की आपको कोशिश करूंगा, और इसमें बीच बीच में आपको क्रिएटिव वीडियोस मिलेंगे कि कैसे क्या चीजें होती हैं, सरकार के वीडियोस मिलेंगे जो निकाले गए हैं मिनिस्ट्रीज द्वारा, हमारे बनाए गए वीडियोस रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां रहेंगी, एनर्जेटिक कहानियां रहेंगी, इंटरेस्टिंग कहानियां रहेंगी। तो एक ऑल एंड ऑल आपको पता भी नहीं चलेगा ये कोर्स कब खत्म हो गया। ये मेरा प्लान है, आपको कुछ भी डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स आई एम टेलिंग यू फॉर साइंस एंड टेक, ठीक है। चलिए, तो अब वापस आते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है, जो पहला लेक्चर है, ठीक है, वो है फोर्स एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस के अंदर पहला टॉपिक जो है वो है फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं पहले समझा रहा हूं, समझिएगा, फिर मैं आपको डेफिनेशंस भी बता दूंगा। एक दीवार है, सिंपल जनरल लैंग्वेज में एक दीवार है, ठीक है। मैं उस पर धक्का लगा रहा हूं, मैं उस पे उसको धक्का लगा रहा हूं, मैं इधर से उसको धकेल रहा हूं, तो ये दीवार पीछे जानी चाहिए। मान लीजिए दीवार जमीन से नहीं जुड़ी हुई है तो ये पीछे जाएगी, बिल्कुल जाएगी भाई। आपको नहीं लगता ये जो धक्का लगा रहा हूं तो यहां पे एक फोर्स लगा होगा, मेरा एक फोर्स लगाया होगा, एक धक्के में एक मैंने पुश लगाया होगा, समझ रहे हो। अभी पुश पुल का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, अभी सिर्फ सिंपल समझो। मुझे अगर इस मोबाइल फोन को ऊपर उठाना है तो मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा, नीचे करना है तो ग्रेविटी का फोर्स रहेगा तो ये अपने आप नीचे आ जाता है। मैंने छोड़ा, ये नीचे आ रहा है, तो ये क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि नीचे से कोई इसको नीचे खींच रहा है, वो क्या है, ग्रेविटेशन खींचता है। मुझे ऊपर ले जाना है तो ये ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि मेरे हाथ का फोर्स है ऊपर की तरफ। फोर्स किसी बॉडी को मूव करता है, फोर्स किसी बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए दीवार है, दीवार पे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो क्या दीवार मूव होगी? नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई और फोर्स इसको रोक रहा है। जो जमीन से जुड़ी रहती है ना दीवार, तो जमीन से जुड़ा, जमीन एक फोर्स लगाती है। मान लीजिए कि ये दीवार है, ये दीवार है आपकी और ये जमीन है। मान लीजिए जमीन में ये ऐसा फंसा हुआ है। अब अगर मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये इधर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जमीन ने इसको पकड़ के रखा है। मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो जमीन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो ये आपका जो प्रोडक्ट है ये मूव नहीं करेगा। लेकिन हर फोर्स कोशिश करता है प्रोडक्ट को मूव करने की। फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि फोर्स क्या होता है? फील करो। अब सिंपल सी बात समझना, ध्यान से समझना। फोर्स क्या होता है? फोर्स बेसिकली एक कोशिश होती है किसी चीज को हिलाने की, ठीक है। चलो, बिल्कुल सही बात है। अब मान लो इसका जो लेंथ है वो है 5 और इसकी जो विड्थ है, ये वाला जो है ये है 2, तो इसका एरिया कितना हो गया? 5 इंटू 2 10 mm²। ये mm में है, ये भी mm में है, ठीक है, 10 mm²। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है? मैं बोल रहा हूं कि इसमें फोर्स, अब फोर्स की एक यूनिट होगी ना। मैंने बोला कि इसका वजन 10 किलो है, मेरा वजन 100 किलो है, तो आप फोर्स लगा रहे हो तो भी एक यूनिट में आप बताओगे, तो उसकी यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन, न्यूटन साहब की रिस्पेक्ट में फोर्स की जो यूनिट बताई गई, मैं स्पीड है मेरी 2 मीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड का माप है, माप है। 10 मैग्नीट्यूड है, ये आपकी यूनिट है, ठीक है। ध्यान से समझना। अब इसकी जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, सिंपल सी बात है। अब अगर इस पे मान लो 200 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, ठीक है, फॉर एग्जांपल 200 यूनिट का फोर्स लगाया इस पूरी दीवार पे। अब मैं पूछूं कि इतने एरिया पे, इतने एरिया पे कितना फोर्स लगा होगा, इतने एरिया पे कितना फोर्स लगा होगा, ठीक है। इसका एरिया है मान लीजिए 1 mm²। अगर पूरे पे 200 लग रहा है और टोटल एरिया कितना है 10, तो क्या आप कह सकते हो 20 न्यूटन। अब देखो, नॉट ये कितना, 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, कितने एरिया पे? 10 mm² के एरिया पे, तो 0 0 कट गया, 20 न्यूटन पर mm²। ये बचा आपका फोर्स एक यूनिट एरिया पे, एक छोटे से एरिया पे। ये जो एक छोटे से एरिया पे फोर्स होता है इसको हम बोलते हैं प्रेशर, इसको हम बोलते हैं प्रेशर। पूरे पे 200 यूनिट है, एक छोटे से पे 1 mm² पे 20 न्यूटन है। समझ में आया कि एक छोटा सा, देखो होता क्या है, मैं इसको उठा रहा हूं,
ठीक है, जैसे मैं इसको पूरा उठा रहा हूं तो ये मैं 200 यूनिट का या फिर मान लो कि 10 न्यूटन का ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, 10 न्यूटन का ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तो इसके पूरे एरिया पे मैं लगा रहा हूं 10 न्यूटन का। अब ध्यान से समझना, मान लो ये 10 न्यूटन, ये 5/2 है, तो अगर मैं एक एक mm के स्क्वायर में इसको बांटूं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, मान लो स्क्वायर है ये, ठीक है, ये 2 था ना, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, अब ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, तो टोटल कितना हो गया 5, ये टोटल कितना हो गया 2। मैंने इस तरीके से इसको डिवाइड किया। अब इसकी ये कितना है, ये 1 है और ये कितना है 1 है, तो इसका एरिया कितना हो गया 1, हर का एरिया हो गया है 1 1 1, ठीक है। अब अगर मैं पूरे 200 न्यूटन के फोर्स को पार्ट्स में डिवाइड करूं और हर ब्लॉक पे अलग अलग फोर्स लगाऊं, हर ब्लॉक पे अलग फोर्स लगा रहा हूं मैं, ठीक है, हर ब्लॉक पे मैंने अलग फोर्स लगाया है, टोटल हर ब्लॉक पे मैं अलग फोर्स लगा रहा हूं, टोटल 200 न्यूटन था, 10 अलग लगाया तो हर फोर्स 20-20 न्यूटन का होगा। ये होता है प्रेशर का मतलब कि 1 mm स्क्वायर के एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, वो होता है प्रेशर, ठीक है। अब आपको प्रेशर की यूनिट पता है ऑटोमेटिकली, सर बिल्कुल पता है, कैसे नहीं पता होगी। फोर्स की अगर यूनिट न्यूटन है, न्यूटन को अगर मैं एरिया से डिवाइड करूंगा, आपको नहीं लगता ये ऐसा यूनिट हो जाएगी फोर्स की, तो सॉरी प्रेशर की, तो ये यूनिट होती है प्रेशर की। तो फोर्स और प्रेशर के बीच में डिफरेंस समझ में आया, फोर्स होता है पूरे पे, प्रेशर होता है कम पे, ठीक है। अब फोर्स सिर्फ देखो, मैं ये मैं अगर इसको धक्का देना चाहूं तो मैं इस बोरोप्लस को इस तरीके से धक्का दूंगा, ये मेरा पुश हो गया। मैं चाहूं तो अपनी तरफ भी तो खींच सकता हूं, खींचने के लिए भी तो दम लगेगी, खींचने के लिए भी तो फोर्स लगेगा, तो फोर्स आगे धक्का देने का भी हो सकता है, अपनी तरफ खींचने का भी हो सकता है। तो फोर्स जरूरी नहीं सिर्फ धक्का देने के लिए लगे। अगर मैं बॉल को बेसिकली बॉलिंग कर रहा हूं तो मैं बाहर की तरफ खींच रहा हूं। अगर मैं बेसिकली आप कह सकते हो कि अगर मैं किसी की कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा हूं उसको मारने के लिए, तो वो पुल हो गया, और अगर मैंने बॉल फेंकी किसी को धक्का दिया जोर से तो वो पुश हो गया, दोनों में बॉडी हिली है, आपका सामने वाला चौंधिया जाएगा एकदम, ठीक है। तो फोर्स कुछ भी हो सकता है, धक्का देने का, खींचने का, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है कि एक यूनिट पे कितना मैं लगा रहा हूं, ठीक है। तो आपको रटना है, देखो कुछ चीजें तो आपको रटनी है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रट लो। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन, प्रेशर की ऐसा यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। फोर्स कुड बी पुश और अ पुल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। A force arises due to the interaction between the two objects, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, मैं पेन उठा रहा हूं तो मैं पेन उठा रहा हूं, दो बॉडीज है, ठीक है, मैं पेन उठा रहा हूं, समझ में आया। ये सब एनसीईआरटी की लाइन से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब थोड़ा सा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पता कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, समझ में आया, समझ में आया, हाँ सर आया, कैसे आया, कैसे आया, तुम बताओ ना आया क्या। मैंने बस लिख दिया एक डॉट बना के 20 न्यूटन का फोर्स है। अब 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में, किस तरफ लगा रहा हूं मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं उस मोबाइल पे, बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन कहां लगा रहे हो 20 न्यूटन, इधर खींचने के लिए, इधर धकेलने के लिए, ऊपर के लिए, नीचे के लिए। तो फोर्स अगर मैं बता रहा हूं ना तो आपको दोनों चीजें बतानी पड़ेगी, 20 न्यूटन का फोर्स ऊपर ले जाने के लिए, 20 न्यूटन का फोर्स ऊपर ले जाने के लिए, ये 20 न्यूटन का फोर्स ऊपर ले जाने के लिए है। तो ध्यान से देखना, ये जो 20 न्यूटन होता है इसको मैं बोलता हूं मैग्नीट्यूड, और ऊपर ले जाने के लिए मतलब मैं क्या बता रहा हूं, डायरेक्शन, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन भी और दिशा भी बता रहा हूं, ये वेक्टर क्वांटिटी आपके एग्जाम में आ सकता है कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सिंपल सिंपल रट लो। अब देखो, मैंने बोला कि स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो ये स्पीड है, ठीक है। अब मैंने बोला
20 किलोमीटर पर आवर है दिल्ली की तरफ, दिल्ली जा रही है एक कार DLHI दिल्ली की तरफ। तो इसमें मैंने क्या बोला है, इसमें मैंने दोनों चीजें बोली हैं, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर दिल्ली की तरफ, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और इसमें डायरेक्शन नहीं है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का फंडा पता है तो फोर्स क्या होता है, पहली चीज इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन, SI यूनिट होती है न्यूटन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि आपको डायरेक्शन बताना जरूरी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डायरेक्शन बताना आपको जरूरी है। अगर कोई बॉल मेरी तरफ आ रही है, मैंने उसको बैट से छक्का मारा तो उसका डायरेक्शन मैंने बदला, मैंने उसकी स्पीड और डायरेक्शन बदला, तो फोर्स जो है ना वो स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल सकता है। कोई मेरी तरफ आ रहा है दौड़ता हुआ, मैंने उसको पीछे धक्का दे दिया तो उसका डायरेक्शन पहले मेरी तरफ था, अब मेरे से अपोजिट हो गया। उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की मेरी तरफ थी, मैंने धक्का दिया तो पीछे की तरफ 40 किलोमीटर पर आवर की हो गई। समझ में आया? तो वेक्टर क्वांटिटी स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल सकती है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ये मेजर कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है। पुश और अ पुल, ये चीज समझ में आया? इसमें फोर्स का डायरेक्शन ये है, जब आप पुश कर रहे हो तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, पुल में भी फोर्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है। लेकिन एक एक में बॉडी से दूर की तरफ जा रहा है और एक में बॉडी की तरफ आ रहा है ये फोर्स, तो ये होता है जब बॉडी की तरफ आता है फोर्स उसको बोलते हैं पुल, और जब बॉडी से दूर जाता है उसको बोलते हैं पुश, ठीक है। नोट्स में सब मिल जाएगा आपको, कॉन्सेप्ट समझो। फोर्स पुश और पुल टाइप के होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपको पता ही होगा। अब देखो क्या होता है, काम की चीज समझो, ठीक है। प्रेशर के पहले आप फोर्स के बारे में समझो। फोर्स जो है, देखो इसमें तो मैं मोबाइल को ऊपर उठा रहा हूं, तो मोबाइल में और मेरे हाथ में एक कांटेक्ट है, ठीक है। तो फोर्स जरूरी नहीं कि मैं इसको छू के ही धक्का दे पाऊं, कई चीजें होती हैं जो आप बोलते हो ना गुरुत्वाकर्षण है। अब गुरुत्वाकर्षण क्या इसको छू रहा है? नहीं, लेकिन ये नीचे की तरफ जा रहा है फोन, लेकिन ये फोन नीचे की तरफ जा रहा है, क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो जरूरी नहीं फोर्स हमेशा छू के लगाया जाए, ठीक है। छू के या बिना छुए लगाया जा सकता है, जैसे न्यूक्लियर फोर्स हो गए, न्यूक्लियर बम फटता है, आप उड़ के दूर फेंक जाओगे, क्या न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स ने आपको छुआ? नहीं छुआ, लेकिन वो जो इंपैक्ट था उसकी वजह से आप पीछे उड़ के गिरे। समझ में आया? एटम बम फूटे में आप उड़ के गिरे, ब्लास्ट में आप उड़ के गिरे, ग्रेविटेशन की वजह से आप नीचे आए। आपको कोई चीज छू नहीं रही है, इस पेन को कोई छू रहा है? नहीं छू रहा, लेकिन फिर भी ये नीचे जा रहा है। कोई इसको धक्का दे रहा है टच करके? नहीं, लेकिन ग्रेविटेशन खींच रहा है इसको। तो जरूरी नहीं कि कांटेक्ट हो, कांटेक्ट और बिना कांटेक्ट दोनों के हो सकता है। प्रेशर, प्रेशर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया की एक एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, ये आपका प्रेशर हो जाता है। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट mm स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे कोको कोला का कैन है, अब कोको कोला का कैन जब उसमें पानी भरेंगे तो ये समझिए पानी भरने की वजह से प्रेशर रहता है, उसके बेस पे प्रेशर रहेगा, ऑब्वियसली बात है। तो वो कितना प्रेशर मतलब झेल पा रहा है, ऐसा तो नहीं कि कोको कोला भरी और फट गया कैन। तो जो कैन की डिजाइनिंग होती है ना वो प्रेशर के ऊपर होती है कि इतना प्रेशर ले ले, इतने mm स्क्वायर पे इतना न्यूटन होना चाहिए। प्रेशर क्या होता है बेसिकली, देखो एक ब्लॉक की कैपेसिटी बताता है, एक ब्लॉक कितना कितना झेल सकता है, जितना वजन झेल सकता है। मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, ये 50 न्यूटन का वजन झेल सकता है, सिंपल सी बात है। अगर मैं ऐसे 4 ब्लॉक यूज करके एक बेस बनाऊं, मान लीजिए स्क्वायर कैन है, एक बेस बनाऊं, तो आपको नहीं लगता हर ब्लॉक 50 न्यूटन, तो टोटल 200 न्यूटन का फोर्स ये पल्ला झेल सकता है? बिल्कुल झेल सकता है। तो इसीलिए जो प्रेशर होता है ना वो हमें ये बताता है कि एक यूनिट, अब मान लो कि मुझे 500, अब आप खुद बताओ कि मुझे अगर मान लो 1000 न्यूटन का फोर्स, 1000 न्यूटन का फोर्स झेलना है, आपको नहीं लगता कि ऐसे 20 ब्लॉक्स लग जाएंगे? क्योंकि हर ब्लॉक 50 झेलेगा, तभी तो 20 ब्लॉक इसके 1000 न्यूटन का फोर्स झेलेंगे, है ना। तो इससे हमें डिजाइन करने में हेल्प मिलती है कि एक कोको कोला के कैन का बेस कितना बड़ा होगा, ठीक है। अगर मैं गाड़ी ले रहा हूं तो गाड़ी में बेसिकली जैसे एक्सीडेंट के समय एयर बैग खुलते हैं, तो एयर बैग में कितना एरिया होना चाहिए,
क्योंकि एक एरिया इतने न्यूटन के इंपैक्ट या फोर्स को रोकेगा, तो पूरा एरिया कितने को रोकेगा कि एक जान बचाई जा सके, वो डिजाइन होता है। तो पूरी डिजाइन ना प्रेशर के बेसिस पे होती है, फोर्स के बेसिस पे नहीं होती। फोर्स एक बड़ी क्वांटिटी है, हो सकता है 10 न्यूटन का फोर्स हो सकता है 20 न्यूटन का फोर्स हो, बट एक छोटे से एरिया पे, 1 mm² के एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन पर mm² होती है। अब जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ना, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना वो भी हम पे दबाव डालता है। कितना दबाव होता है ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, 1.01 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर mm²। अब सिर्फ न्यूटन पर mm² में नहीं नापा जाता, इसको अलग अलग यूनिट में नापा जाता है। बड़े बड़े प्रेशर को बार में नापा जाता है, तो 1.01 बार होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 760 mm ऑफ Hg मतलब मर्क्यूरी होता है। ठीक है, तो 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है। ये आपको रटना है, ये प्योर रटना है। लेकिन आपको समझने वाली चीज क्या है कि जो वातावरण है ना हमारे आजू बाजू, वो हम पे एक फोर्स लगाता है, वो हम पे एक फोर्स लगाता है। ठीक है, वो प्रेशर लगाता है। एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप पहाड़ों पे कभी जाएंगे ना, अगर आप कभी पहाड़ों पे जाएंगे तो ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है बाहर का, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाता है बाहर का, प्रेशर कम हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम हो गया। अब अगर ज्यादा और कम प्रेशर है तो आपको भी पता है कि जैसे मतलब मैं ढलान है, पानी को यहां रखूंगा तो बह के यहां आएगा, है ना, आएगा। सिमिलरली प्रेशर जहां ज्यादा होता है वहां से भी चीजें लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर ज्यादा है, हमारा जो खून है ना वो नाक से बाहर निकलने लगता है, क्योंकि वो खून लो प्रेशर पे जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसलिए जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना तो लोगों की नाक से, कान से ब्लीडिंग होने लगती है, खून निकलने लगता है। उसका रीजन क्या है, बाहर का प्रेशर कम हो गया है। हम जब जमीन पे रहते हैं तो बाहर का प्रेशर ज्यादा रहता है, हमारी बॉडी और बाहर का प्रेशर एकदम समान है, तो कोई खून कहीं से कहीं तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम लो प्रेशर एरिया में जाएंगे तो मेरा खून निकलने लगेगा, बॉडी के अंदर की चीजें बाहर निकलने लगेंगी, फ्लूइड बाहर निकलने लगेंगे। यही रीजन है जब हम ऊपर जाते हैं तो लोगों की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। एमपीपीएससी के लिए काम की चीज है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये चीजें होती है और यही एमपीपीएससी में आता है। यही बेसिक है और ये मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ आपको, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, ये भी मैं बता सकता हूँ। अगला जो फोर्स है ना वो समझना, अगला फोर्स समझना। अब फोर्स और प्रेशर तो हमने समझ लिया, ठीक है, फोर्स और प्रेशर तो हमने समझ लिया। अब एक छोटी सी चीज और समझाना चाहूंगा मैं आपको। देखो ये डायग्राम देखो आप, अगर मैं दो हाथों को ऐसे ऐसे रब कर रहा हूं तो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएंगे। क्यों क्यों गर्म हो गए, क्यों गर्म हो गए? और अगर मैं इसको ऐसे स्लाइड करने की कोशिश करूंगा, आपको नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में कुछ रफ सरफेस है जो इसको रोकता है? ठीक है, हर चीज के, कोई भी चीज एकदम सरफेस एकदम स्मूथ नहीं होता, हर सरफेस पे थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं। इसीलिए इस टाइप का डायग्राम है। अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक को इधर और नीचे वाले ब्लॉक को इधर ले जाने की कोशिश करूंगा, आपको नहीं लगता कि ये जो चीजें यहां पर कोई ना कोई रोकेगा? अगर मैं इस ब्लॉक को इधर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं तो, अगर मैं इस ब्लॉक को इधर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं तो ध्यान से समझना, ये आपके एमपीपीएससी में आ सकता है। अगर मैं ब्लॉक को इधर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं तो ध्यान से समझना, मेरा फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा अलग हो जाता हूं, शायद अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में है, कोई ना कोई इसको रोक रहा है। आपको नहीं लगता, जैसे मान लीजिए कि ये, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं, इस ब्लॉक के नीचे के ऐसे ग्रीन है और ये वाले ब्लॉक के जो पार्टिकल्स है मैं उसको ब्लू दिखा रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जब ये ऊपर वाला पार्ट, मान लो ये एक ब्लॉक है और मान लो ये भी एक ब्लॉक है, अगर मैं इस ब्लॉक को इधर ले जाने की कोशिश करूंगा तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से टकराएगा और ये वाला जो पार्ट है जो मैंने शेड किया है रेड से, ये ऊपर वाले पार्ट को रोकने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे और दम लगाना पड़ेगा, मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में है लेकिन ये जो बॉडी है ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही है रोकने के लिए। मैं इस वाले जो रेड शेडेड ब्लॉक है इसको मैं राइट साइड ले जाना चाहता हूं, लेकिन जो ये जो चोंच निकली हुई है ये इसको जाने से रोक रही है। रोक रही है मतलब कोई बॉडी, अगर मैं इधर धक्का दे रहा हूं और धक्का दे रहा हूं
और वो मूव नहीं कर रही, उसको कोई रोक रहा है, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो भी फोर्स हमारे लगाए हुए फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा टफ तो नहीं है, काम की चीजें समझ लो। आप खुद सोचो, मैं इस ब्लॉक को अगर इधर ले जाने चाहूंगा तो ये नीचे वाला ब्लॉक इसको रोकेगा, रोकेगा मतलब ये राइट लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगा। मैं ऊपर वाले ब्लॉक को राइट साइड ले जाने जा रहा हूँ, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स राइट साइड लेफ्ट साइड में लगा रहा है। तो ये कौन सा फोर्स है, ये अपने आप क्यों लग रहा है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब यहां पे समझो कि एक बॉडी है, ध्यान से समझना। अब आप ये तो समझ गए हो कि अगर मैं किसी बॉडी को इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूं, अगर मैं एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो एक फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, रोकने का जो फोर्स होता है, ये आपके एमपीपीएससी के लिए जरूरी है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कहां एक्ट करता है, एट ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। जिस भी डायरेक्शन में मेरा फोर्स है उसके विपरीत डायरेक्शन में ये वाला फोर्स होगा, पहली चीज एग्जाम के लिए। दूसरी चीज, मान लो ये 10 किलो का है और ये 20 किलो का है, ठीक है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो मुझे ब्लॉक ए को मूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि ब्लॉक बी को मूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। मैं ए को आसानी से हिला सकता हूं कि बी को, 10 किलो है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि यार ए को आप सर ज्यादा आसानी से हिला सकते हो। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि इस पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम रहेगा, सर कम है तभी तो आप जल्दी हिला पाओगे, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहेगा, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहेगा। तो आपको नहीं लगता कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं वजन पे डिपेंड करता है। तो इसी से ये फॉर्मूला आया हमारा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो वजन पे डिपेंड करेगा, ये एन नहीं है कुछ भी, ये एन बेसिकली वेट है, वेट ऑफ बॉडी। जितना ज्यादा बॉडी का वेट उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स और उतना ज्यादा मुझे दम लगानी पड़ेगी उसको हिलाने के लिए। चीजें समझ में आई, जितना ज्यादा एन होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा और उतना ज्यादा मुझे अपना खुद का कैपिटल एफ मैं फोर्स लगा रहा हूं, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे बॉडी को हिलाने के लिए। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना वो वेट ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। ये आपको दूसरी चीज पता होनी चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स में एमपीपीएससी के लिए। क्यों ज्यादा होता है ये तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन ज्यादा होता है, जितना ज्यादा बॉडी का वेट उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, जितना ज्यादा बॉडी का वेट उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स। आप फील करके देखो ना यार, एक भारी चीज को हिलाना मुश्किल होता है, तो जितना ज्यादा वजन होता है उतना ज्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों हो रहा है, क्योंकि उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स है, उतना ज्यादा दम लगानी पड़ेगी मुझे हिलाने के लिए। अब ठीक है, अब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। मान लो मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और फ्रिक्शनल फोर्स जो है, अब ध्यान से समझना अगला कॉन्सेप्ट, एक बॉडी है 10 किलो की, ठीक है, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स की क्या वैल्यू है, जब मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो बॉडी भी कोई फोर्स नहीं लगा रही हिलने के पहले। ये जो टेबल है ये इसको रोकेगी नहीं ना हिलने से, क्यों रोकेगी, क्योंकि मैं हिलाने नहीं चाह रहा हूं तो फोर्स भी नहीं है, रखी हुई है बॉडी। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना वो एफ के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, जब फ्रिक्शनल फोर्स रहता है वो एफ के बराबर रहता है और बॉडी हिलती नहीं है, बॉडी इज नॉट मूविंग। कैसे हिलेगी, फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन अगर मैंने अपना लगाया हुआ फोर्स, देखो अब आपको खुद पता होगा कि दो लोग पंजा लड़ा रहे हैं, तो मैं लगा रहा हूं वो भी दम लगा रहा है, मैं लगा रहा हूं वो भी दम लगा रहा है, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब मैं ज्यादा दम या वो ज्यादा दम लगा देगा और हम लोग पीछे हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, ब्लॉक नहीं हिला, 100 न्यूटन का लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स भी 100 न्यूटन हो गया, ब्लॉक नहीं हिला। मैंने 200 न्यूटन का लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स भी 200 न्यूटन हो गया, ब्लॉक नहीं हिला। मैंने 500 न्यूटन का जैसे ही लगाया, अब टेबल की कैपेसिटी नहीं है इस ब्लॉक को रोकने की, तो अब ब्लॉक को रोकने की कैपेसिटी नहीं है, तो अब ये चीज मूव कर जाएगी, अब ये चीज मूव कर जाएगी। अब ये जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे ही मैंने एक लिमिट के ऊपर फोर्स लगा दिया,
जैसे ही मैंने एक लिमिट के ऊपर फोर्स लगा दिया, अब टेबल की कैपेसिटी नहीं है फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन एक लिमिट तक लगता है, और जब फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाता है हमारा फोर्स, ध्यान से समझो, यहां कहा गया नोट करने वाला, हाँ ठीक है, इट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अगर ये फोर्स के बराबर है तो बॉडी मूव नहीं करेगी, और अगर इट इज लेस देन अप्लाइड फोर्स तो बॉडी मूव कर जाएगी, बॉडी मूव कर जाएगी। ये चीज समझ में आई? तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लगाए हुए फोर्स पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड फोर्स, डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड फोर्स। मैं आपको कल या परसों से क्रिएटिव वीडियोस दिखाना चालू हुआ, जिसकी हेल्प से आपको और समझ में आएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं पूरी एनसीईआरटी कवर करा रहा हूं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी साइंस एंड टेक में, भरोसा रखिए थोड़ा सा। पहला लेक्चर है, ठीक है, आप हो सकता है साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो ये सारी चीजें, लेकिन आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो रहता है वो वेट, बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है, जब अप्लाइड फोर्स, जितनी कैपेसिटी होती है फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करने की, उससे ज्यादा हो जाता है तो बॉडी मूव कर जाती है, ठीक है। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स किसकी वजह से हो सकता है, अब मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूं और डेप्थ में समझो, ध्यान से समझना। एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है, ये दोनों गोंद से चिपके हुए हैं। अब अगर मैं इसको नीचे धक्का देने की कोशिश करूंगा, ये फिक्स्ड है, ये जो ब्लॉक एक है ये दीवार में फिक्स्ड है। अगर मैं ब्लॉक बी को नीचे धक्का देने की कोशिश करूंगा तो क्या ये जाएगा? नहीं जाएगा। 10 न्यूटन लगाया, नहीं गया। 20 न्यूटन लगाया, नहीं गया। 30 न्यूटन लगाया, नहीं गया। 10 न्यूटन लगाया, ये जो जॉइंट है ना, इसने ऊपर की तरफ 10 न्यूटन लगा दिया, ब्लॉक नहीं हिला। जैसे ही मैंने 20 न्यूटन लगाया, ये जो जॉइंट है इसने ऊपर की तरफ 20 न्यूटन लगा दिया, नहीं हिलेगा। असली में आप सोच के देखो हिलेगा क्या? नहीं। 30 न्यूटन लगाया, नहीं हिलेगा। जैसे ही मैंने 50 न्यूटन लगाया, इस जॉइंट की इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी, ये जॉइंट ब्रेक होगा और ये ब्लॉक नीचे चला जाएगा, ये जॉइंट ब्रेक होगा, ये नीचे चला जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि ये फ्रिक्शनल फोर्स था जो इसको रोक के रखा था? बिल्कुल। जो एडहेशन है ना, गोंद है, गोंद कहीं कुछ नहीं करती, गोंद का जो आप अंदर का देखोगे ना, गोंद इस टाइप का आइटम होता है कुछ। गोंद को आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस टाइप का आइटम होता है। जैसे आप गोंद जब पिघली हुई रहती है तो ऐसी रहती है, ठीक है। जैसे ही ये सूखती है ना, तो ये दोनों बॉडीज आपस में पास आ जाती हैं, और जब पास आ जाती है ना तो यहां पर इंटरलॉकिंग हो जाती है, ठीक है। इंटरलॉकिंग हो जाती है तो चीजें अलग नहीं होती एक दूसरे से। कितना लॉजिकल है। लेकिन यही चीज अगर मैं एकदम इतना जोर से मैंने खींचा तो टूटती भी है चीजें। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, वो किसी भी वजह से हो सकता है गोंद की वजह से अडहेशन का फ्रिक्शनल फोर्स हो। देखो, जो रेजिस्टेंस हो रहा है ना, हो सकता है कि अडेशन की वजह से हो, सरफेस रफनेस की वजह से हो, डिफॉर्मिटी, जैसे उबड़ खाबड़ है, तो अब मुझे गाड़ी चलानी है, अब गड्ढे में गाड़ी फंस गई, तो गड्ढे में गाड़ी फंस गई, मैं कर रहा हूं लेकिन गाड़ी नहीं निकल रही, क्यों? क्योंकि गड्ढा उसको रोक रहा है। तो गड्ढा एक तरीके का फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, गड्ढा पीछे की तरफ ले रहा है, लेकिन मैंने एक जोर से एक्सीलेटर दिया, एक लिमिट से ऊपर निकला, मेरी गाड़ी बाहर निकल जाएगी। लॉजिक समझ में आया? फ्रिक्शन फोर्स रोकता है, ठीक है। ये एक्चुअल फोर्स पे डिपेंड करता है, ये वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मान लो, बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे ये है। अब फ्रिक्शन क्यों जरूरी है? जब ये रोक रहा है तो कितनी गंदी चीज है, मेरा पेट्रोल ज्यादा चल रहा है सर। जस्ट अ सेकेंड, ओए पानी देना यार, जस्ट अ सेकेंड गाइस, थोड़ा पानी पी लिया जाए। ओए पानी देना यार, बिट्टू, पानी। पानी नहीं रखा है, वो रखा चलेगा 15 मिनट और घर पे ही है, तुम करवा बताना।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर से। देखो अब क्यों जरूरी है यार, सर मेरी गाड़ी का पेट्रोल ज्यादा लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं होता तो कितना बढ़िया होता, मैं मान रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये आप जब चल, जैसे फुटबॉल है, ठीक है, मैंने अगर इसको इस डायरेक्शन में किक किया तो जो ये पॉइंट है ना, ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर ये फुटबॉल फ्लैट होगी, अब आप खुद सोचो, अगर ये फुटबॉल इस टाइप की है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, फोर्स और प्रेशर में फर्क समझना। ये सिर्फ एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, यहां पे ऐसे कई पॉइंट्स हैं। तो अब इस बॉल को किक करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा पॉइंट पे कांटेक्ट है, ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा जगह पे फ्रिक्शन लग रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शन कम जगह पे है, इसलिए जो फूली हुई बॉल है उसको किक करना आसान होता है। जो पंचर बॉल होती है ना, उसको आप मारोगे वो ज्यादा दूर नहीं जाएगी, रोल नहीं करेगी। कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पर एक पॉइंट कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट कॉन्टैक्ट है, और ये पॉइंट ही तो 1 mm² के बराबर का एक चीज है। तो जितना कम एरिया कॉन्टैक्ट उतना कम फोर्स लगाना पड़ता है। ये भी समझ में आया? लॉजिक है, धीरे धीरे डेवलप करोगे यार, साइंस बैकग्राउंड से हो ना हो मजा आने लगेगा। अब देखो होता क्या है, जब मैं चलता हूं, तो ध्यान से देखना, मैंने जब आप कदम रखते हो जमीन पे, तो आप जमीन को पीछे धक्का दे रहे हो, है ना, तब तो आप आगे बढ़ रहे हो। अब जमीन को आप पीछे धक्का क्यों दे पाते हो? आप जमीन को पीछे धक्का इसलिए दे पाते हो क्योंकि जमीन में फ्रिक्शन है। क्या आप एक चिकनी जगह पे चलना आपके लिए आसान होता है? आप फिसल जाते हो, आपको पता है ना, फिसल जाते हो एकदम। अगर 100% फिनिश होगी ना, आप ऐसे ऐसे करोगे और एक ही जगह पे रहोगे, क्योंकि जमीन पीछे जाएगी ही नहीं। आप क्या करते हो, जमीन को पीछे धक्का देते हो। जब जमीन को पीछे धक्का देते हो, तो आप बाहर से देखोगे अगर, तो जमीन पीछे जा रही है, आप आगे नहीं जा रहे हो, जमीन पीछे जा रही है, ठीक है। लेकिन हम आसपास की चीजें सब स्टेबल है, तो हमें ऐसा लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। आप फ्रेम बदलो, आप जमीन, जैसे ही आपने पैर को ऐसे किया, अगर जमीन चिकनी होगी तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। जमीन में जो फ्रिक्शन है, जमीन में जो रफनेस है ना, उसकी वजह से आप चल पाते हो, उसकी वजह से आप चल पाते हो, उसकी वजह से आप चल पाते हो। तो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवेंट। दिक्कत है, बिल्कुल मैं मान रहा हूं, हमारा पेट्रोल ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चल भी नहीं पाओगे। आप खुद सोचो ना, चिकनी जगह पे आप कैसे चलोगे जब तक रफनेस, क्योंकि आप रफनेस, आप क्या करते हो, जमीन को पीछे धक्का देते हो। जमीन को पीछे कौन धक्का दे रहा है? आपने जब अपनी बॉडी को आगे धक्का दिया, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। वो जो पीछे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है ना, वो आपको आगे धकेल रहा है। समझ में आया? थोड़ा लॉजिक है, दिमाग मत लगाओ। एमपीपीएससी के लिए ये समझ लो कि चलने के लिए भी फ्रिक्शन जरूरी होता है, ठीक है। ठीक है, अब फ्रिक्शन को कम कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सिंपल सी बात है, अगर मेरी ये वाटर बॉटल में दिक्कत हो रही है, मान लो कि लोहे की बनी थी, तो मैं यहाँ पे ऑयल ग्रीसिंग कर दूंगा, तो लुब्रिकेंट लगाने से फ्रिक्शन कम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। गाड़ी का हैंडल मुड़ नहीं रहा है, मैं इधर मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो चू चू आवाज कर रहा है, क्यों? क्योंकि नीचे दो चीजें टकरा रही हैं, दो चीजें टकरा रही हैं। तो मान लीजिए हैंडल ऐसा है, ये मोड़ने की कोशिश करेगा, तो जब ये मुड़ने की कोशिश करता है और ये रब होता है ना अंदर के चेयर पे, तब चू की आवाज आती है, और वो फ्रिक्शन की आवाज है। अब उसको कम कैसे करना है? ऑयल डाल के कम करना है। तो फ्रिक्शन को कम कैसे किया जाता है? ऑयल डाल के किया जाता है। मुझे ऊपर चढ़ना है, अब अगर मुझे ऊपर चढ़ना है तो मैं इसको नीचे धक्का दूंगा। आपको ये चीज समझ में आ रही है? तभी तो ये लड़की ऊपर जा पाएगी। ये नीचे धक्का कैसे दे पाएगी? क्योंकि ये दीवार रफ है, आपको दिख रही है, ये दीवार रफ है, इसलिए रफ चीजों पे चढ़ना आसान होता है, पैर फंसा के चढ़ जाते हो, ठीक है। पैर फंस रहा है, लेकिन जितना ज्यादा ये सरफेस क्लीन होता जाएगा ना, उतना ज्यादा आपके लिए चिकनी चीजों पे चलना चढ़ना मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। अब दो तीन टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दो तीन टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। एक होता है जैसे चक्का चल रहा है, जैसे मेरी गाड़ी रोड पे चल रही है, तो वो हुआ रोलिंग फ्रिक्शन। अगर मैं किसी चीज को घसीट रहा हूं, जैसे मतलब आप समझो कालिया भाई किसी को घसीट रहे हैं, रोड पे मार रहे हैं, तो पूरी बॉडी लथड़ते हुए आगे जा रही है, तो बॉडी जमीन के कांटेक्ट में है, तो ये स्लाइड करते हुए जा रही है बॉडी, तो वो हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये रिवॉल्व करते हुए जाएगी, ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आई होगी, सर मैं एक चीज बता सकता हूं, रोलिंग फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है ना, रोल कर रही है तो एक पॉइंट पे ही टच होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है। अगर कम होता है तो फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा, फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा तो फ्रिक्शन भी कम होगा। तो जो
जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होगा, क्योंकि अब जैसे मान लो आप इसको स्लाइड करवा रहे हो उधर, तो कितने सारे पॉइंट है, हर पॉइंट पे फोर्स लगेगा, हर पॉइंट पे मुझे दम लगानी पड़ेगी, ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो इसलिए ये आपके एग्जाम का टॉपिक हो गया। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन? देखो एग्जाम के लिए तो आप रेडी हो, आप लॉजिक भी बता सकते हो क्यों, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होता है, इसलिए कम कम फोर्स लगता है, इसलिए कम फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब होता क्या है इसके बाद, ये बेसिकली आपका यही था, रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या कम होता है क्या ज्यादा होता है। अब इसके पास एक तीसरा टाइप का फोर्स आता है, हमने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ा, अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। आप एक पत्थर लो, ऐसे गोल घुमाओ और छोड़ दो, वो क्यों दूर जाके गिरेगा? क्यों गिरेगा? आपने जब गोल घुमाना चालू किया तो आप खुद फील कर सकते हो कि बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे। कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। अगर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, आपको नहीं लगता कि वो दूर जाके गिरेगी? बिल्कुल गिरेगी भाई, क्यों नहीं गिरेगी? तो वो जो फोर्स होता है ना, ये याद रखना कि जब कोई बॉडी रोटेटरी मोशन में मूव करती है, एमपीपीएससी का टॉपिक, कोई बॉडी रोटेटरी मोशन में मूव करती है तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर ये तो समझ में आ गया कि रोटेट कर रही है तो कोई फोर्स लगेगा। आप खुद ऐसे से फुकड़ी करते हो, फुकड़ी खेल रहे हो, फुकड़ी आप सबने खेली होगी। फुकड़ी खेलते समय आप बाहर की तरफ क्यों जाते हो? क्योंकि जब आप गोल घूम रहे हो ना, तो कोई चीज है जो आपको बाहर फेंक रही है, वो कोई चीज, कोई फोर्स है, उस फोर्स का नाम सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स है। सर फीलिंग तो आ गई, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जब आप फुकड़ी कर रहे हो, फुकड़ी कर रहे हो तो आप एक दूसरे का हाथ पकड़े हो, तो आप क्या कर रहे हो, एक स्टेबल पोजीशन पे गोल गोल घूम रहे हो। जब तक आप पकड़े हो हाथ, स्टेबल पोजीशन पे गोल गोल घूम रहे हो। लेकिन ये जो हाथ है ना आपका, आपका आपके सामने वाले आपकी कोई सहेली होगी, ठीक है, लड़कियों के सहेले होंगे, तो आप जब बचपन में फुकड़ी खोलते खेलते थे तो सिर्फ हाथ पकड़ने में फीलिंग के अलावा भी कुछ चीज आती थी, वो थी क्या? वो था फोर्स। जब आप पकड़ोगे किसी का हाथ तो आप इंटरलॉक कर रहे हो, तो जो फोर्स अंदर की तरफ है ना, या पत्थर आप घुमा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, रस्सी से, अब जैसे एक आपने ये मिस्टर टिंगू है, मिस्टर टिंगू ने एक पत्थर घुमाना चालू किया। जब मिस्टर टिंगू ने पत्थर घुमाना चालू किया, आई होप आपको दिख रहा होगा, जब मिस्टर टिंगू ने पत्थर घुमाना चालू किया तो आप पत्थर को अपनी गोल घुमाते हो और अपनी तरफ खींचते हो, गोल घुमा रहे हो। अब ध्यान से समझना, आप पत्थर को गोल घुमा रहे हो, अगर आप अपनी तरफ नहीं खींचोगे तो पत्थर बाहर चला जाएगा। तो जो फोर्स गोल घुमाने की वजह से बाहर फेंकता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखना, आउटवर्ड्स फेंकता है ये, ठीक है। लेकिन आपको अगर उसको पकड़ के रखना है कि बाहर ना जाए, ठीक है, बाहर ना जाए, इसके लिए अगर आपको पकड़ के रखना है तो एक अंदर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए जब मैं पत्थर को एक रस्सी से बांध के घुमाता हूं ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, बाहर जाने, पत्थर बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं उसको पकड़ के रखा हूं। तो जो अंदर की तरफ फोर्स होता है ना, गोल घुमाने में रोकने वाला जो फोर्स होता है, बाहर जाने से रोकने वाला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर फेंकेगा, बाहर फेंकेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इसको बाहर जाने से रोकेगा। ये अंदर की तरफ होता है, बाहर जाने से रोकेगा, बाहर जाने से रोकेगा। अब अगर बाहर जाने से रोकेगा तो ऑब्वियसली बात है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल में फर्क क्या होता है। एमपीपीएससी में यही पूछा जाएगा, बाहर जाने वाला क्या है, अंदर आने वाला क्या है, ठीक है। अब थोड़ी सा फॉर्मूला रटना चाहो तो रट लो, मेरे हिसाब से तो कोई वो नहीं है, ठीक है। मान लो, ध्यान से बात है, एक पत्थर का एक वेट होता है, तो ये जो बाहर आप जितनी हैवी चीज घुमाओगे ना, वो उतनी दूर, उतनी तेजी से बाहर जाने। आपको जैवलिन थ्रो ऐसा ऐसा करना ज्यादा आसान होता है। अगर मैं बोलूं कि एक सिंपल सा पत्ता लो और पत्ते को ऐसे ऐसे करो, आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन कोई हैवी चीज होगी आप करके घुमा लोगे। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो मास ज्यादा होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज्यादा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा होता है। तो ये चीज याद रखना, जो सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ होता नहीं है, जितना भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसको रोकने के लिए जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है। मास
आप जितना तेज घुमाओगे उतना तेज ये बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, कितनी तेजी से आप घुमा रहे हो, मास पे डिपेंड करता है कि कितना हैवी आइटम है, और जितनी लंबी रस्सी लेके आप इसको घुमाओगे उतना ज्यादा ये बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो रेडियस पे भी डिपेंड करता है, ये रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, ये थोड़ा सा जानना चाहो तो जान लो, मेनली सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपको जानना था। ठीक है, आज की स्लाइड खत्म होती है। थैंक यू, आई होप आपको ये लेक्चर मजा आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस एनसीईआरटी से पूरा कवर अप करेंगे, एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा। सैटेलाइट हम इतनी डेप्थ में जाके बाकी सारे टॉपिक हम इतनी डेप्थ और करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके करेंगे कि वहां से चीजें नहीं छूटेंगी। क्रिएटिव वीडियोस रहेंगे, एंटरटेनमेंट सेशंस रहेगा, मोटिवेशन रहेगा। और आज के लिए मैं आपको एक गाना बताना चाहूंगा। अगर आप लोग इंग्लिश गाने सुनते हो तो एक बहुत पुराना गाना है आई ऑफ द टाइगर, ये जरूर सुनना। ठीक है, बहुत बढ़िया गाना है, मोटिवेशन से भरा हुआ है। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।